हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम तो चल ही रहा है, कोई बात नहीं, चलने दीजिए, ठीक है। बट एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल को लेकर के आपका नोटिफिकेशन आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी है, मानवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। अभी आपकी फ्री क्लासेस होगी, इसके बाद में आपके बैच स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो बैच पर भी 80% सेल चल रही होगी और मेरे बैच इंडिया में सबसे लोएस्ट प्राइस पर चलते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए तो हम जो फ्री क्लासेस हमारी चलती है उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ओके। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पर शो होगा, ओके। तो आपको सिर्फ आंसर देते जाना है, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे, आपको आंसर देते जाना है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है, बताइए। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन सी युग की सभ्यता है? तो वो कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है, ओके। चलिए देखो, इसके बारे में हम डिटेल भी पढ़ेंगे। डिटेल का मतलब क्या है? जैसे कि कोई भी टॉपिक पढ़ा तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है? एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के, देखो 2500 में तो विकसित हुई थी, लेकिन ये चली कब तक थी? 1500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसको याद रखना, इसका ही समय काल है 2500 से लेकर 1500 तक। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, वेट ना करते हुए, क्योंकि तैयारी के लिए भी देखो एग्ज़ाम सीजीएल के नोटिफिकेशन आने के बाद एग्ज़ाम 1 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा, क्योंकि बच्चे साल भर सालाना जो तैयारी करते हैं, अब एग्ज़ाम ना उसके लिए रुकता नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही जून या जुलाई में आपके फॉर्म आएंगे तो अगस्त में आपके एग्ज़ाम होने लगेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि क्लास में बिल्कुल देरी मत करें और जल्दी से जल्दी हम क्लास को करते चलें। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख व्यवसाय है कौन सा है? व्यापार। बट देखो मुख्य व्यवसाय है तो इनका कृषि, हड़प्पा सभ्यता का कृषि। बट जो व्यवसाय है एक ऐसा वस्तु विनिमय प्रणाली, इनका जो व्यवसाय था वस्तु विनिमय प्रणाली व्यवसाय माना जाता है इनका। वस्तु विनिमय, ये क्या काम करते थे? वस्तु विनिमय का मतलब होता था ये अपना अनाज के बदले चीज़ें खरीदते थे, ठीक है। अनाज देने के बाद जो चीज़ें खरीदते थे वस्तु के बदले में वस्तु। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया और भारत से व्यापार करते थे, ठीक है। मेसोपोटामिया से और साथ ही साथ मिस्र से अपना व्यापार करते थे। चलिए चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? जिसको हम पढ़ नहीं सकते, जिनको हम पढ़ नहीं सकते, अपठनीय, अपठनीय। कैसी थी? अपठनीय, जिसको हम पढ़ नहीं सकते। साथ ही साथ कैसी थी? चित्रित। कैसी थी? चित्रित लिपि थी, ओके, जिसको कभी पढ़ा नहीं जा सकता। तो राइट आंसर इज सी, चित्रलिपि, ओके। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले व्याख्या में क्या दिया कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो आज तक नहीं पढ़ी जा सकी और इसे चित्रलिपि माना गया है। कैसा माना गया है? चित्रलिपि माना जाता है, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं गया इसे, ओनली हम एक दूसरे को बता सकते हैं। आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो कहाँ था? तो आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में था, ठीक है। कहाँ पर था? मध्य एशिया में था। और 1500 ईसा पूर्व में कहाँ आए थे? 1500 ईसा पूर्व में मध्य एशिया आए थे। कहाँ आए थे? मध्य एशिया आए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, आप लोगों को इसका आंसर देना है। वेदों की जो भाषा है वो कैसी थी? तो वेदों की भाषा संस्कृत थी, ठीक है। कैसी थी? संस्कृत थी। अच्छा, और जो वेदों के जो संकलन करता थे वो कौन से थे? महर्षि वेदव्यास। तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा वेदों को रचा गया था, ठीक है। महर्षि वेदव्यास, ओके। राइटिंग पे मत जाना, और राइटिंग तो ऐसी ही आती है मेरी। चलिए बताइए, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है हमारा ऋग्वेद। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। यहाँ पर नीली ग्रीन टाइप का दिखाता है, इसको मत देखा करें, ये आंसर नहीं है, ठीक है। आज की पीपीटी में मुझसे मिस्टेक हो गई।
आज की पीपीटी में मैंने साथ में आंसर लगा दिए, तो मुझसे मिस्टेक हो गई, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को तो सीखना है तो रट लीजिए उसको, ठीक है। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। थोड़ा ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। सबसे प्राचीन वेद है और इसे वेदों का स्रोत माना जाता है। 7वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गौतम बुद्ध माने जाते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। कब की थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। महावीर स्वामी जो महावीर स्वामी है वो किससे संबंधित हैं? वो जैन धर्म से संबंधित माने जाते हैं, ठीक है। कब किससे माने जाते हैं? जैन धर्म से। 540 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था? वर्ष यानी कि जन्म, ठीक है। इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लो कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें, यानी कि सबसे अंतिम। अशोक किस वंश से संबंधित है? अशोक किस वंश से संबंधित? तो मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। आज की पीपीटी मिस्टेक हो गई, प्लीज़ इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने उसमें डायरेक्ट आंसर भी लगा दिए, ठीक है। तो मौर्य वंश से संबंधित थे, बट आप लोगों के लिए तो अच्छा है। सबसे पहले हम देखेंगे व्याख्या। अशोक मौर्य वंश के महान सम्राट थे जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था, पहले नहीं अपनाया था, ठीक है। मौर्य वंश के महान सम्राट थे, ओके। अशोक मौर्य वंश के महान सम्राट थे। अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख। तो अशोक का जो सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख क्या है? अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है खालसा। क्या है? खालसा पंथ, ठीक है। खालसा शिलालेख। खालसा शिलालेख में अशोक का धर्म प्रचार और बौद्ध धर्म की नीतियों का वर्णन मिलता है। देखो मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और ये बेसिकली जितने भी एसएससी के बच्चे हैं सबको आता है, ठीक है। बट मैं यहाँ पर रिवीजन क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब पर मेरी रिवीजन क्लास होती है, ओके। तो पेड बैच में हमारी क्लास अलग चलती है, ठीक है। ये तो रिवीजन क्लासेस को कर लिया करो, इससे आपका बेस बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, इतना मैं वादा करता हूँ, ठीक है। और 90% हिस्ट्री को सीख जाओगे आप। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? 90% यानी कि सिलेबस हो जाएगा आपका। प्रथम संगीति वैशाली में हुई थी, जो कि कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है। कहाँ पर है? बिहार में, ओके। चलिए महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद पहली जैन संगीति वैशाली में हुई थी, ठीक है। मृत्यु के बाद वो भी पहली जैन संगीति वैशाली में हुई थी, ओके। गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक बता दीजिए। गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो शासन किया था वो 320 ईसा पूर्व से लेकर के 335 तक किया था, ठीक है। कब तक किया था? 335 तक। नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन के समय में था, ठीक है। और कुमार गुप्त ने क्या किया था? कुमार गुप्त ने इसको निर्माण करवाया था, ठीक है, ओके। नालंदा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। तो हर्षवर्धन के साल में के कार्यकाल में जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो एक महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो हर्षवर्धन के लेखक कौन थे? तो हर्षवर्धन के जो लेखक थे वो बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के लेखक बाणभट्ट थे, ओके। थोड़ा आइए अब बाणभट्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित हर्षस्तोत्र नामक बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की किसने? बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के जीवन पर
एक हर्ष चरित किताब लिखी थी। तो बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जो किताब लिखी थी उसका क्या नाम था? हर्ष चरित। अगला क्वेश्चन रहेगा कि अशोक का धर्म प्रचारक कौन था जिसे श्रीलंका भेजा गया? तो अशोक का जो धर्म प्रचारक था वो कौन था? अशोक का जो धर्म प्रचारक था वो महेंद्र था, उसको श्रीलंका भेजा गया था। ओके, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने अपने स्वयं के पुत्र महेंद्र को श्रीलंका बौद्ध धर्म के लिए भेजा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि सबसे बड़ा बौद्ध जो स्तूप है वो कहाँ पर है? तो सांची में सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, बौद्ध धर्म कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश के निवासियों को एक गौरव है ये। ठीक है, वैदिक काल के आर्य मुख्य रूप से किस पर आश्रित थे? तो वैदिक काल के जो आर्य थे वे कृषि पर आश्रित थे और 1500 ईसा पूर्व में कहाँ आए थे? भारत आए थे, मध्य एशिया आए थे। ठीक है, मध्य एशिया आए थे। वैदिक काल आर्य पर निर्भर, देखो वैदिक काल के जो आर्य थे कृषि पर निर्भर थे और यानी कि उनका जीवन यापन कृषि से ही होता था। गुप्त काल को किसके नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्राचीन भारत में कुमार संभव के रचयिता बता दीजिए। कुमार संभव के रचयिता कौन थे? कालिदास। ठीक है, कौन थे? कालिदास, वो भी एंशिएंट हिस्ट्री में। ओके, कुमार संभव महाकवि कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य। ठीक है, कुमार संभव महाकवि कालिदास के द्वारा रचित एक महाकाव्य। तो कुमार संभव को किसने रचा था? कालिदास को। ठीक है, तो आज के लिए मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए हैं और अब हम बात करेंगे थोड़ा बैच के ऊपर। तो CGL के फॉर्म आने वाले, साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि यदि आप लोग लेट होते हैं तो आपका सिलेबस एकदम पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 999 रुपये का ही बैच था, बट 999 का नहीं है। इस पर आपको कूपन कोड लगाना है MC098 MC098। ओके, इस पर आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा और 199 रुपये का बैच पड़ जाएगा। ठीक है, 199 रुपये का। तो खैर ज़्यादा नहीं, इंडिया में 199 रुपये का कहीं पर नहीं मिलता। इसमें Tier 1 Tier 2 दोनों कंप्लीट होंगे, साथ ही साथ 15 महीने की वैलिडिटी। अब 15 महीने की वैलिडिटी कहीं नहीं मिलती। ओके, तो वैलिडिटी कितनी है? 15 मंथ्स की। ठीक है, 15 मंथ्स की। और इस पर आप विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट इसी पर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे परेशान रहते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो इजीली मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन से बैच परचेस कर पाएँ। और ये मानवेंद्र क्लासेस का एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के और तुरंत वहाँ से लिंक उठाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को आज जुड़ने के लिए। नमस्कार, कल हम फिर से मिलेंगे।